बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त बाज़गश्त है IMF के पैकेज की। लोग जानना चाहते हैं कि पेट्रोलियम की प्राइसेस क्या होंगी, हुकूमत ने IMF से क्या वादा किया है। कहा जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बजट असम्बली में पेश किया था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बजट की कॉपी IMF को भेजी गई है। यानी कि IMF की कहने के मुताबिक, IMF की शराइत के मुताबिक उसमें तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और जिन पैकेजेस के, जिन सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब लोगों को असम्बली में दिखाए गए थे, मौजूदा बजट यानी कि जो बजट IMF को भेजा गया है, जो पास होगा, जिस पे बहस हो रही है, वो मुख्तलिफ है। जो असम्बली के अंदर मौजूद है वो मुख्तलिफ है। जो IMF के पास कॉपी है वो मुख्तलिफ है। आखिर सूरत-ए-हाल है क्या, कहाँ जाकर मामला संभलेगा? रिजवान रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, माशी अमूर के ऊपर बहुत गहरी गिरफ्त भी रखते हैं, नज़र भी रखते हैं। रजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रजी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब पे एक तनकीद हो रही है कि वो गैर संजीदा हैं, वो ठीक तरीके से चीज़ों को पेश नहीं कर रहे, वो लूज टॉक कर रहे हैं। लूज टॉक से मुराद ये है कि माशी मामलात को बहुत मुख्तलिफ अंदाज से बयान कर देते हैं, जो कि कुछ हो नहीं रहा होता। और अभी भी उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि IMF से पैकेज या IMF से कोई डील हुई नहीं थी और उन्होंने जो है वो एक शुरली छोड़ दी है। उन्होंने कह दिया लोगों को कि जी डील हो गई है, जिसके नतीजे में जो है वो कोई बेहतरी नहीं आई बल्कि उल्टा नुकसान की तरफ गया है। क्या सूरत हाल है, क्या समझते हैं आप? देखिए, इसहाक डार साहब को आना चाहिए था, ये तो एक प्रपोजिशन या ख्वाहिश हो सकती है। इसहाक डार साहब जो हैं वो खुफिया जो उनका है मुआहिदा है, जिसके तहत ये नवाज शरीफ साहब ने इस पूरे सिस्टम के लिए ओके किया है, उस सिस्टम में उनकी आमद जो है वो फिट नहीं बैठ रही। पासपोर्ट उनको डिलीवर हो चुका हुआ है, लेकिन जो इतलात हैं या उनके जो मंशा और मर्ज़ी है कि वो वापसी नवाज शरीफ साहब के साथ लैंड फरमाएँ, जिसकी मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई सूरत नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब है कि मिफ्ता साहब सिचुएशन को चलाएंगे। अब मिफ्ता साहब जो हैं, जब वो कतर गए थे तो वो उनकी सुन के वापस आ गए। अब तक मैं ये अपना तजिया पेश कर रहा हूँ, वो उनकी सुन के वापस आ गए, उनको इन्होंने सुनाई नहीं है। अगर ये सुनाते तो यकीनन उसके बाद ये सिचुएशन निकलती कि भाईजान हम ये कुछ कर लेंगे, तो उसके बाद फिर अल्लाह आपका भला करे अब हम इस सिचुएशन में ना होते कि हुकूमत जो है वो ज़राए के हवाले से ख़बरें चलवा रही हो कि बस विद इन वीक ही मुआहदा हो जाएगा। हालांकि 210 बड़ा क्रूशल लेवल था, ये मैंने ही अर्ज़ किया था कुछ माहिरीन से बात करके जो करेंसी मार्केट को देखते हैं, इंटरनेशनल करेंसी और कमोडिटी को देखते हैं। उनका ख्याल था कि अगर 210 क्रॉस कर जाता है और हुकूमत मुदाखलत नहीं करती तो इसका मतलब होगा कि फिर ये लैंडस्लाइड होगा और 280 तक भी जा सकता है। अब ये 200 लेवल का क्रॉस कर चुका हुआ है लेवल, तो इससे बड़ी तशवीश पाई जाती है इस वक्त कि अगर ये वो उस रोलर कोस्टर पे चढ़ गया है 280 वाली पे, तो ये तो तबाही फेर के रख देगा। अब इस लेवल पे बात आती है कि कल डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने भी लिखा हुआ था कि पौने 700 से लेके $750 मिलियन के साथ अगर हुकूमत इंटर बैंक में इंटरफेरेंस कर ले तो डॉलर को 210 या उससे नीचे रखा जा सकता है। लेकिन ताबक है, जब तक कि उसको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं आएगी। ये अब मेरा सवाल शुरू होता है कि कब तक आकर रख लेंगे ना, जब तक पॉलिटिकली आप सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर वो नहीं आएगा ना वापस। तो अब हुकूमत इंटरफेयर कर ही नहीं सकती मौजूदा लेवल के ऊपर। अच्छा मिफ्ता साहब, अपना रजी साहब, आप ये समझते हैं कि मिफ्ता साहब का जो तर्ज हुक्मरानी है या जो तरीक़ेकार है, निगोसिएशंस का तरीका हो या फिर डील करने का तरीका हो, इसके साथ साथ जो मईशत चलाने का पूरा एक रमूज होता है, क्योंकि ये एक इल्ज़ाम उन पर लग रहा है कि जो बजट उन्होंने असम्बली के अंदर पेश किया था, अब जो बजट IMF के पास गया है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ कॉपी है, यानी कि एक एक करके सारी शराइत वो मानते गए हैं। तो इसका मतलब कॉम्पिटेंसी का इशू भी आता है। मैं मिफ्ता साहब के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा या मेरे कोई उनसे कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर मैं उनके ऊपर तनकीद करना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल उनसे ये है कि एक कॉम्पिटेंसी का इशू भी तो आता है ना, कि जब आपको पता था आपने IMF के पास जाना है तो आप किसको धोखा दे रहे थे? असम्बली के अंदर तकरीर आप कुछ और कर रहे हैं, एक एक करके आप जो है वो 6 लाख से 12 लाख रुपए सैलरी के ऊपर टैक्स आप नहीं लगाना चाहते थे। आपने तकरीर की, आप उसको जो है वो अपना फ्लैगशिप एक प्रोग्राम बता रहे थे कि आपने किस तरीके से लोगों को रिलीफ दिया है। अब एक एक करके आप चीज़ों से पीछे आ गए। तो क्या इसके अंदर कमजोरी नजर नहीं आ रही पूरे फैसला साजी की और उसके साथ साथ मईशत को चलाने के हवाले से? हाँ, देखिए, मिफ्ता साहब ने जो ख्वाब देखने थे, और ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए, जो देखे थे वो कुछ बड़े सुहाने ख्वाब थे ना, और हमें भी लग रहा था कि ये कैसे होगा।
देखिए, एक तो मुजम्मिल असलम साहब वाले ख्वाब हैं कि यूं होगा और हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उस रेवेन्यू से हम जो है वो आवाम को रिलीफ दे लेंगे। अरे भैया, जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो जो IMF के साथ जिन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, क्या उन्होंने एडिशनल रेवेन्यू के लिए कुछ नहीं रखा होगा, कोई ज़रूरत नहीं रखी होगी। खैर, एनीवे, मिफ्ता साहब जो हैं, अगर आप उनका पिछला दौर लें तो उनमें से 6 माह जो थे जब उन्होंने अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अंडर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर काम किया था, तो कोई 5-6 माह तो धक्का जो था वो इसहाक डार वाला ही चल गया था ना उनके खाते के अंदर, अगर आपको याद हो। बाकी उन्होंने डॉलर 104-4.5 से उठा के 115 पे पहुंचाया था और उसके बाद उन्होंने कहा था बहुत अच्छा हो गया, अब सही स्टेबल हो गई मैशत जो है। ये जो डॉलर का डिक्लाइन था, अगर हम कहें तो इसका आगाज़ तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ही पिछली मरतबा फरमाया था और इसका वो क्रेडिट भी लेते रहे कि जनाब मैंने डॉलर को फेयर वैल्यू पे लाया था। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मिफ्ता साहब उसी टीम से काम चला रहे हैं, भले वो फाइनेंस सेक्रेटरी हों, भले वो एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस हो। उन्होंने जो PTI वाली टीम थी वो नहीं बदली। तो PTI वाली टीम के ऊपर हमारी जो तनकीद होती थी वो यही थी कि ये लोग जो हैं इनको आउट ऑफ टर्न ऊपर लाया गया है और ये कॉम्पिटेंट नहीं है। देखिए, एक तजर्बा अपना न्यूटन ने कहा था ना कि एक तजर्बे से जब एक ही नतीजा माखूज हो रहा हो या निकल रहा हो तो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई चीज़ बदल लेनी चाहिए। तो मिफ्ता साहब ने कुछ नहीं बदला, तो नतीजा वही निकलना था जो गुज़िश्ता 4 साल या उनके आखिर में हमने भुगता। लेकिन एक बात, अच्छा रजी साहब, आप गुज़िश्ता 4 साल के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन PTI ये कहती है और PTI के शौकत तरीन साहब को मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की दफ़ा वो इतनी शिद्दत से जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को डिफेंड करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस दफ़ा तो वो रोज़ बयान देते हैं कि मुझे क्यों निकाला। मतलब उनको भी लगता है कि जैसे उनको निकाला गया, इमरान खान साहब को नहीं निकाला गया, वो बहुत अहम आदमी थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि PTI की जो दौर के आशारिये थे वो जब इस हुकूमत ने बयान किए तो PTI कहती है देखें कितने अच्छे आशारिये बयान किए थे, GDP भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हर चीज़ ही बहुत बेहतर थी, तो फिर हमें निकाला क्यों गया। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जब सब कुछ बेहतर था तो फिर कैसे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मईशत ठीक नहीं थी, ये तो आपने महीने 1.5 महीने के अंदर आके तबाह बर्बाद किया। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, बात ये है कि ये बात जो PTI अपने इशारियों का जिक्र करती है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर फिगर फजिंग के हवाले से मारूफ एक शख्सियत को रिटायरमेंट के बाद हायर किया था और उन्होंने नेगेटिव से सीधा 4.5 के ऊपर पहुंचाया था, उसके अंदर फिगर फजिंग हुई है। लेकिन प्रेजेंट, वैसे वहीं से शुरू हुआ था काम, आपने जो तवज्जो दिलवाई है, मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहूंगा, ना मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, लेकिन वहीं से हुकूमत को भी वो आप कह लें कि तरीकेकार आ गया कि कैसे पेश करना है। उनका जो उनकी खिदमात शौकत अजीज को भी दस्तयाब रही और उनकी खिदमात शौकत तरीन को भी दस्तयाब रही और इसहाक डार साहब को भी दस्तयाब रही। इसको साइड पे रखते हुए आगे चलते हैं। देखिए, अगर इस वक्त हुकूमत, बस अल्लाह ताला वकार बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जो है वो बिल्कुल अल्लाह वकार बुलंद लेके जाए। अगर इस सूरत को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, देखिए, अगर ये हुकूमत जाके उनको ये कहती कि भाईजान ये जिस डाटे के ऊपर आप ये एग्रीमेंट करके बैठे हैं वही डाटा फॉल्टी है, तो इसका मतलब ये था कि वो कहते अच्छा तो आप झूठ भी बोलते हैं, तो आइए ना जरा दोबारा डाटा हम कंपाइल भी करते हैं और हमारी निगरानी में होगा। अच्छा, वैसे रजी साहब एक मिनट तवक्कुफ कीजिएगा, आपको लगता है कि उनको पता नहीं है कि हम लोग क्या कुछ करते हैं? देखिए, अभी तक किसी भी बैनुल अक़वामी अदारे का को पाकिस्तान के अंदर सर्वे करने का एहतमाम मेरे इल्म में तो नहीं है। फाइनेंस के हवाले से FATF कहता है कि हम आके चेक करेंगे। हाँ, मतलब वो डाटा उनको वही दिखाएंगे ना जो हमने, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डाटा लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डाटा लेते हैं और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं। अब अगर आप जाके उनको ये कहते हैं कि जनाब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डाटा है इसके अंदर ये कोताहियां रखी गई हैं जानबूझ के, तो वो कोताहियां निकालने बैठ जाता है। और जब वो कोताहियां निकालने बैठ जाता है तो आपके पास जो 3 साल का अरसा मुख्तसर है, और सॉरी 3 माह का अरसा जो था, जिसमें से 2 माह बल्कि 2.5 माह गुजर चुके हुए, तो इसका मतलब है कि आप कम से कम 1 साल लंबा प्रोसेस शुरू करते हैं, जो हमारे पास वक्त नहीं था। इसीलिए मिफ्ता साहब को कहा गया कि उसी डील को जाके पहले सिक्योर कर लें
फिर हमारे दोस्त आ जाएंगे मदद को, क्योंकि एज ए रियासत जनाब इमरान खान ने रियासत के चेयरमैन के तौर पे या रियासत के हेड के तौर पे, गवर्नमेंट के हेड के तौर पे अपनी हर तकरीर में ये फरमाया कि यहाँ पे इतने अरब रुपए की, वो फिगर वो बदलते रहते हैं तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, इतने अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये जो भी पैसे थे ये लूट के ले गए हैं, सीपैक इन्होंने खा ली, मतलब जितने वाहियात इल्जामात हो सकते हैं। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखिए कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कह रहा है और दूसरी दुनिया, बाहर की दुनिया उसको फेस वैल्यू पे ले रही थी। अब वो कहते हैं कि भाईजान आप तो वही हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ये कह के गए हैं, तो पहले आप जरा मोहर लगवा लीजिए। सऊदी अरब कहता है हम भी आपके भाई हैं, यूएई भी कहता है, कतर भी कहता है, चीन भी कहता है, हत्ता कि अब तो तुर्की भी कहता है कि हम आपके भाई हैं, सब पैसे आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये मोहर लगवा लीजिए ज़रा IMF से। तो IMF को इस हुकूमत, इस बात का अंदाज़ा हो गया है, जो गुज़िश्ता 72 घंटों के अंदर मेरे ज़ाती इल्म में है, किस तरह मिफ्ता से लेके और शहबाज शरीफ तक और हिना रब्बानी खार से लेके बिलावल भुट्टो तक इन्होंने लॉबिंग की है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फ़ोन किए हैं, यूरोपियन यूनियन तक को हमने इन्वॉल्व किया है कि किसी तरह एक स्टेटमेंट दे दे स्टेट IMF जो है कि मामला ठीक डगर पे जा रहे हैं और हमारा मुआहदा होने जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि मजबूरी का उनको अंदाज़ा हुआ तो वो स्टेटमेंट देने के ऊपर भी अभी तक तैयार नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को कहना पड़ रहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर मुआहदा हो जाएगा। रज़ी साहब एक मिनट कीजिएगा तवक्कुफ। एक चीज़ और ये बताएं कि मिसाल के तौर पर ये सारी सूरत ठीक हो जाती है, पैसे यानी कि IMF का पैकेज है वो लैंड कर जाता है, चाइना से जो पैसे आने थे वो भी सुनते हफ्ते गुजर गए, लेकिन वो पैसे भी लैंड नहीं किए, शायद वो भी बटन दबाते वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ इक़दाम कर ले, IMF के पास चला जाए। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर ये आ जाता है एक दफ़ा अमाउंट, तो इस हुकूमत के पास यानी कि मिफ्ता साहब के पास और उनकी पूरी टीम के पास कितना रूम होगा खेलने के लिए, कितनी गुंजाइश होगी खेलने के लिए कि वो लोगों को रिलीफ देने के लिए कुछ कर सके, या बस जिस तरीके से वक्त गुजरता है वक्त गुजार के निकल जाएंगे? ये भी देखिए, बात ये है कि ये वक्त ऐसे नहीं गुजरेगा, उनको इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ेगी। और आप देखिए ना, अगले साल इन्होंने इलेक्शन में जाना है, तो अगर उस वक्त अगले बजट तक ये चीज़ों को दुरुस्त नहीं करते, ये तो इनको बहुत हैवी कॉस्ट पे करना पड़ेगी। ये तो मैं एक नेचुरल बात कर रहा हूँ, इंस्टिंक्टिव, कि उन्हें बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो IMF की डील है, इसके लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है। गुज़िश्ता दिनों जो है वो अमरीकी सफ़ीर ने कराची का दौरा किया है, PCCI भी गए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी गए, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट जो हैं वो $4.5 अरब जो हैं वो होती हैं अमेरिका को। अमेरिकन चाहते हैं इसको $9 अरब तक लेके जाएं ना, यानी इसका मतलब है कि अमेरिकन जो हैं वो चाइना के साथ एक्सपोर्ट्स के हवाले से, यानी अपनी इंपोर्ट और हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से कंपटीशन में आना चाह रहे हैं। अब इसका मतलब है कि दोनों जो फोर्सेस होंगी वो हमें इकोनॉमिकली भी अपनी तरफ ल्योर करने की कोशिश करेंगी। बेस्ट टाइम है, और इस टाइम के अंदर आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आप IMF के प्रोग्राम से सक्सेसफुली सेल थ्रू कर पाएंगे। अच्छा रज़ी साहब, कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है? जिस मुल्क में इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस हो, वहाँ पे किन चीज़ों की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है? इसी की तरफ मैं आने लगा था कि इस वक्त ये जो एनर्जी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप की हैं, और इन्होंने गैस जो है वो बंद की थी पिछले दिनों तमाम टेक्सटाइल सेक्टर को, अब सुना बढ़ा दी, अब सुना बहाल कर दी है। आपको अपने एक्सपोर्ट के सेक्टर को कम्पिटिटिव रखने के लिए उसे एनर्जी के ऊपर सब्सिडी देना पड़ेगी। तो एक तरफ तो वो करना पड़ेगा, तभी जो है वो आप उस IMF के प्रोग्राम में से थ्रू होंगे, और यूं आप लोगों के लिए थोड़ी सी फिस्कल स्पेस जनरेट कर पाएंगे जिससे आप रिलीफ दे पाएं। IMF का जो टारगेटेड सब्सिडी वाला फार्मूला है, उसके तहत इस वक्त हम पेट्रोलियम वगैरह के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा पैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो 110 अरब रुपए 111 अरब रुपए सालाना अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी से ये 4-5 अरब रुपए जो है वो टारगेटेड सब्सिडी ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन फिस्कल स्पेस अगले कम से कम इस दिसंबर तक तो मुझे बनती हुई नज़र नहीं आ रही। उसके बाद कोई चमत्कार हो जाए, मौजज़ा हो जाए, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चलें, बहुत शुक्रिया। रिजवान अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। शुजात साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सूरत हाल है? आपको लगता है कि हुकूमत के हाथ में कोई ऐसा सिरा आ गया है कि जिससे मईशत जो लुढ़क रही है वो किसी तौर पर संभल जाए? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 माह के अंदर तो बहुत बड़ा एक डिजास्टर सामने आ रहा है कि कभी इत्तला आती है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ चले जाएगा, कभी इत्तला आती है कि जी बैंकों के पास पैसे नहीं है एलसी खोलने के लिए। तो इस सारी इत्तलात के अंदर IMF का फिर एक पैकेज का भी गवर्नमेंट दावा कर रही है कि किसी तरीके से उसकी जो है वो बातचीत हो गई है। कहीं पर आपको लगता है कि चीज़ें संभल रही हैं? बहुत शुक्रिया फवाद साहब। देखें, एक चीज़ तो मैं ये बता दूं कि पिछले चंद दिनों में हमें कम से कम कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है। एक तो FATF के हवाले से ये एग्री किया गया कि पाकिस्तान की उसको रिव्यू किया जाएगा स्टेटस को, और उम्मीद है कि अक्टूबर तक हम उससे निकल आएंगे। और दूसरी ये एक पॉजिटिव खबर आप इसको समझ लीजिए कि हालांकि बहुत फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्टाफ लेवल पर एग्री चीज़ें कर गई हैं और जल्द ही इसको MEFP की शक्ल में, जिसको मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज कहा जाता है, उसकी शक्ल में इसको एक जल्दी तरतीब देके आगे भेज दिया जाएगा IMF के बोर्ड को, जिसके अंदर इसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन एक मैं ये आपको बात बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट IMF के साथ जो शराइत तय की जा रही है अभी तक वो सामने तो नहीं आई, लेकिन 4-5 चीजें उसके अंदर अहम है जो कि कही जा रही हैं कि IMF ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि वो उस पर काम करेंगे, और वो मैं शराइत आपके सामने रख देता हूं और फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि किस तरह से वो पाकिस्तान की मईशत पे असरअंदाज हो सकती है। सबसे पहली बात गवर्नमेंट IMF ने ये की है कि हमें पेट्रोलियम लेवी को जो कि 30 रुपये उसको बढ़ा के 50 रुपये करना होगा, और जो पेट्रोलियम की जो भी इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी वो पास ऑन होंगी सारी की सारी कंज्यूमर्स के ऊपर। तो एक मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे आपकी फ्यूल की प्राइसेस में आइंदा इजाफा होने का इम्कान है, एक बात। दूसरा ये कि IMF ने बड़ा सख्ती से ये कहा है कि सर्कुलर डेट के मामलात को निपटा जाए, उसको कम किया जाए, स्पेशली जो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं हमारी, उनको प्राइवेटाइजेशन करने के हवाले से भी बात हुई। और जो CPEC लेड IPPs हैं, जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ भी IMF ने इनडायरेक्टली कहा है कि आप रीनेगोशिएट करें प्राइसेस को। इस वक्त पाकिस्तान ने कोई तकरीबन 300 अरब रुपए के करीब अदा करने हैं चाइनीज IPPs के, और IMF ये कह रहा है कि क्योंकि ये प्राइसेस बहुत ज्यादा थी और गवर्नमेंट को रीनेगोशिएट करना चाहिए उन पावर प्रोड्यूसर्स के साथ। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई तकरीबन $10.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी चाइनीज पावर प्रोड्यूसर्स ने। ये एक थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट होगा कि इसको कैसे डील करते हैं। फिर आगे एक और चीज, गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स के हवाले से इकदाम किया था, IMF ने सख्ती से उसको मना किया है। IMF ने यह भी कहा है कि वो इनकम टैक्स में जो डिक्रीज किया गया था उसको, उस स्टेप को रिवर्स करें, और तकरीबन कुछ 100 बिलियन रुपए के जो टैक्सेस हैं, ये 125 बिलियन रुपीस के टैक्सेस आप पास ऑन करें अवाम को, यानी कि जो सैलरीड क्लास है उनको। तो अगर ये 5-6 स्टेप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनकी रोशनी में ये देखा जाए तो आइंदा आने वाले चंद दिन अवाम के लिए शदीद मुश्किलात। अच्छा, लेकिन शुजात साहब, इससे महंगाई भी बढ़ेगी, आपके इनकम जो सैलरीड क्लास है उनकी इनकम भी कम होगी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत की ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अगर हवाले से बात करें तो थोड़ा सा मईशत में बेहतरी आएगी। इसकी पॉजिटिव साइड अगर आप मुझे इजाजत दें तो वो ये हो सकती है कि पाकिस्तान की करेंसी में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी सी बेहतरी नजर आ सकती है। अच्छा शुजात साहब, लेकिन सवाल अपनी जगह रहता है कि मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ एंड पार्टी हुक्मरान ना होते, इमरान खान साहब यहाँ पर हुक्मरान होते, तो क्या किसी के पास, कोई भी हो, चले एक थर्ड पार्टी चले हुक्मरान होता कोई, तो क्या किसी के पास ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद होती कि वो इन तमाम चीज़ों से बचे, महंगाई का बोझ अवाम पे मुंतकिल न करे, IMF की शराइत न माने, IMF का बजट पेश न करे और किसी तरीके से मईशत को चला ले? किसी के पास ये ऑप्शन मौजूद था? देखिए फवाद भाई, मैं बिल्कुल अनबाइस्ड एक मईशत का स्टूडेंट होने की हैसियत से आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इस जगह पे अगर आसमान से फरिश्ते भी आ जाते तो उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी वजह यह है कि जो बैरूनी सूरत हाल है, जो एक्सटर्नल सिचुएशन है, वो भी हमारे फेवर में नहीं है। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो हमारा 23% ऑफ जो इंपोर्ट जहां पे होती है, ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। जो दूसरी हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो भी होता उसको ये डील करना पड़ती। यहाँ ये हो सकता था जो अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर थोड़े मामला बेहतर होते तो शायद सूरत थोड़ी सी कंट्रोल में होती, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट क्यों ना होती, अगर उसकी भी आप इकोनॉमिक डायरेक्शन को देखें
तो उनको भी लामाला तौर पर IMF के पास जाना पड़ता। तो मैं ये पूरे का पूरा ब्लेम गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट का थोड़ा सा इसको मिस हैंडल उन्होंने जरूर किया है। तो अजीब क्योटिक सिचुएशन भी बना दी है। कुछ मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट्स इस तरह की आई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कुछ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आई हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट की जगह पे कोई भी गवर्नमेंट होती, हालात यही रहने थे और नेगोशिएशन इसी तरह से ही होनी थी। अच्छा शुजा साहब, आपको क्या लगता है कि ये पैकेज आ भी जाता है, पैसे पहुंच भी जाते हैं, चाइना से भी पैसे आ जाते हैं, दीगर ममालिक भी कुछ इमदाद कर देते हैं, पाकिस्तान का खजाना कुछ अरसे के लिए डॉलर से भर जाता है, तो फिर क्या हुकूमत के पास ये इतना गुंजाइश होगी कि वह आवाम तक किसी सहूलत को मुंतकिल कर सके, या मईशत को इतना मुस्तहकम ज़रूर कर दे कि जब वो एग्जिट करे यहाँ से, नए इलेक्शन की तरफ जाए, अपना दौर पूरा करे, तो वो ये कह सके कि उसने मईशत को एक मजबूत बुनियाद के ऊपर छोड़ा है? देखिए, ये अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं कि अभी जो मईशत गिर रही है तेजी से, उसको थोड़ा सा रोका जा सके। तो IMF का पैकेज जब हमें IMF ओके करेगा, कुछ जो भी अमाउंट हमें डिलीवर करता है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी, जो मल्टीलैटरल दूसरी एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा पाकिस्तान की मईशत में। तो हमें फॉरेन आप ये समझ लीजिए कि लोन आसानी से मिल जाएंगे। इससे हमारे इंटरनल मामला कुछ थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करते, जब तक पाकिस्तान में प्रोडक्शन की इंप्रूवमेंट नहीं आती, जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो दूसरे लॉन्ग टर्म स्टेप्स नहीं लेते, तो उस वक्त तक इस तरह के जितने भी जो भी गवर्नमेंट हो जो भी मुआहदे कर ले, तो उससे अवाम को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। हमें ये बात तय करनी होगी कि हमें एक लॉन्ग टर्म कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज बना के कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे, जिसमें स्पेशली हमें एक्सपोर्ट के हवाले से, आप देखें फवाद की पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स है 22-25 बिलियन डॉलर की, वो 3-4 सेक्टर्स के गिर्द घूमती हैं। आपकी तकरीबन 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के गिर्द घूमती हैं। उसके बाद आपकी कुछ फूड एंड ड्राइस और कुछ दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस एक्सपोर्ट के बेस को हमें बढ़ाना होगा। उसके साथ साथ जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनको हम लोकली प्रोड्यूस करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी होगी, फिर जाके ये रिलीफ आगे जाएगा। वरना मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट से कभी भी अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। लेकिन शुजा साहब, ये बताइएगा कि इतना बड़ा एक क्राइसिस हो, पावर का क्राइसिस हो, आपके पास गैस ना हो, आपके पास बिजली ना हो, आप तवक्का करेंगे जी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ेगी? इतने महंगे डीजल के ऊपर तो ज़राअत भी बहुत कॉस्टली पड़ेगी। जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की या जब पॉलिसी लेवल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो फिर आप अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की भी बात करेंगे। फिर आप ये भी देखेंगे कि आपको इंडस्ट्री को पावर देनी है, चाहे आपको कहीं और किसी भी जगह से पावर को रिड्यूस करना पड़े। और फिर आप जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एग्जांपल, वहां पे एनर्जी का कंजम्पशन कम है कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियल सेक्टर के, आप उस सेक्टर को फोकस कर सकते हैं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रिक्वायर्ड है इन सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, यील्ड को इंप्रूव करने के लिए, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो पावर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप रिफॉर्म्स करें तो वो बेहतर किया जा सकता है। करेंसी को कहाँ मैनेज होता हुआ देख रहे हैं आप? करेंसी रेट कहाँ जाके रुकेगा? 180, 190 या इसी तरीके से 200 से ऊपर 212, 215 और फिर ना जाने किधर? आपको क्या लगता है कि तमाम चीजें अगर ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो फिर करेंसी कहाँ जाके ठहरेगी? देखिए, जो अभी मौजूदा हमारे इंटरनल हालात है, यानी कि 22-23 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट, इससे कई गुना ज्यादा इंपोर्ट, और फिर बैरूनी हालात जिसमें बढ़ती हुई क्रूड ऑयल की प्राइसेस और जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए अगर आप पाकिस्तान की करेंसी को देखें तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये कभी भी 200 से नीचे आएगा। इवन कि अगर IMF हमें कुछ दे भी, IMF की तरफ से वो जो भी अमाउंट आ भी जाती है, उसके बावजूद हम कहीं पे 195 से 205 के दरमियान फ्लोट कर रहे होंगे। लेकिन कोई बहुत खातरखा करेंसी में कमी होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि आपको चाहे जो भी चीजें हो जाए, अब जब तक इंटरनेशनल हालात कुछ बेहतर नहीं होंगे, प्राइसेस फ्यूल वगैरह की कम नहीं होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि करेंसी की वैल्यू कम होगी। तो ये खाम ख्याली है कि जो कुछ लोग मैं सुन रहा था चैनल्स पे, वो कह रहे थे कि जैसे ही IMF हमें पैकेज आ जाएगा तो हमारी करेंसी 180 पे 170 पे आ जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा कम होगी। उससे फर्क जरूर पड़ेगा। एक तो करेंसी की गिरावट जो है वो वहां पे कमी हो जाएगी, रुक जाएगी, और शायद थोड़ी सी रिवर्स भी हो जाए, लेकिन वो रिवर्सल बहुत ज्यादा नहीं होगा। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। राजा कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़मीनी हकीकत क्या है, स्टॉक मार्केट क्या कहती है, करेंसी मार्केट क्या कहती है, राजा कामरान साहब से जानेंगे। राजा साहब, IMF से डील पैकेज जाहिर है कि हुकूमत कहती है कि माहिदा तकरीबन तय पा चुका है, कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ था वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो है वो कल या परसों तक जो है वो या पीर तक कहा यह जा रहा है कि मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, पैसे हमें मौसूल हो जाएंगे, जिसके बाद फिर दीगर चीज़ें भी हैं। करेंसी मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है और इसका तरीक़ेकार क्या होता है एग्जीक्यूशन का? देखिए फवाद साहब, जो इंटरबैंक मार्केट है जिसमें डॉलर की लेन देन होती है, और ये इंटरबैंक मार्केट जो है ऑफिशियल मार्केट कहलाती है ज़र मुबादला की, जहाँ पर बैंक्स जो है आपस में डॉलर की खरीदो फरोख्त करते हैं और इसके ज़रिए जो है रुपए की कदर को जो है मुस्तहकम किया जाता है या रुपए की कदर मुकर्रर की जाती है। जैसे आप ऑयल की पेमेंट्स होती हैं या दीगर जो LCs वगैरह खुलती हैं, तो उसके हवाले से स्टेट बैंक के पास जो है बैंकों के पास जो है उसकी LCs आती हैं। उसके बाद मुख्तलिफ बैंक जो हैं उसको एक सिस्टम है जिसके ऊपर वो ख़रीदना और शुरू करते हैं, उस पर एक ऑफ़र होती है और एक बिड होती है। जब वो फ़रोख्त हो जाता है तो उसके बाद जो है कीमत डिटरमिन होती है कि ये कीमत आज रुपए की या इस वक्त ये है। जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो कीमत बढ़ने लगती है। अच्छा राजा साहब, ये एक इनफ्लो होगा, एक डॉलर्स का एक इनफ्लो होगा जो IMF के पैकेज से होगा, फिर चाइना के पैसे भी सुनने में आ रहा था आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे, शायद वो भी इंतज़ार में हों कि IMF दे तो फिर उसके बाद आगे की तरफ चलें। फिर दीगर कुछ मामलात भी हैं कि जहाँ से रकम आने की उम्मीद है। तो उसके बाद मार्केट क्या एक्सपेक्ट करती है, कितनी जो है वो डॉलर के अंदर जो है वो कमी आएगी, डॉलर की जो रेट है उसमें? देखिए फवाद साहब, जिस वक्त ये हुकूमत आई थी तो तकरीबन 182 रुपए पर डॉलर था, जो कि इस वक्त 112 रुपए पर चला गया। तकरीबन 29 रुपए का इजाफा जो है रुपए की कदर में डॉलर की कदर में हुआ है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है और जो मौजूदा हुकूमत है उसका ये रुझान रहा है कि वो रुपए की कदर को मुस्तहकम करती है, डॉलर को मुस्तहकम करती है, ताकि आपकी जो इम्पोर्ट है वो आपकी एक मुस्तहकम सतह पर रहे। तो उस हवाले से ये देखना होगा कि ये किस तरह से ये 182 पर डॉलर लाने की बात कर रहे हैं, मगर 182 पर डॉलर लाने से कबल जो है इन्हें एक बहुत ही लंबी जंप लगानी है IMF के हवाले से। IMF का जो मुआहिदा है उसमें जो आपने अहदाफ तय किए हैं उस पर IMF खुश नहीं है और अहदाफ को अब तब्दील किया गया है। मसलन तकरीबन 450 अरब रुपए के जो है नए टैक्सेस का और तकरीबन 300 अरब रुपए की जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, यानी तकरीबन 700 अरब रुपए के हुकूमत के रेवेन्यूज में IMF इजाफा चाहती है और वो ये कर रही है। इसके अलावा जो तमाम सब्सिडी है पेट्रोलियम पर उसको वो सिफर करने की बात कर रही है। तो अब जब ये हुकूमत ने इन दोनों चीज़ों में तब्दीली करके अपने रिव्यू बजट को जो है IMF को भेजा है, तो उसके बाद अब ये तवक्को की जा रही है कि शायद IMF से जो मुआहिदा हो जाए। मगर इस वक्त जो कल स्टेट बैंक ने अपने आदाद शुमार जारी किया उसमें यह बताया कि तकरीबन स्टेट बैंक के पास 8 अरब 90 करोड़ डॉलर मौजूद है, जो कि खालिस रिजर्व मौजूद है, जिसमें जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। ये वो रिजर्व नहीं है कि जिसमें सोना हो। मगर अभी जो इत्तलात आ रही है, बहुत सी इत्तलात ऐसी आ रही है कि बहुत सी LCs को जो है रोक दिया गया है, जिसमें मोबाइल फोन की जो असेंबलिंग की सनत थी वो बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर जो पाकिस्तान में असेंबलिंग थी वो भी रुकी हुई है। अच्छा राय साहब, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का भी बताइएगा। स्टॉक मार्केट पे हम 2 रोज से देख रहे हैं कि जब से ये इत्तला आई उससे एक दिन पहले और उसके बाद 2-3 रोज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है उसने पॉजिटिव परफॉर्म किया। तो अगर IMF का पैकेज या डील या उसका एग्रीमेंट प्रॉपर्ली हो जाता है और वो फिर पैसे लैंड भी कर जाते हैं पाकिस्तान में IMF और फिर चाइना के, तो स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा? हालांकि हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट तो फिर भी हाई है। देखिए पॉलिसी रेट हाई है और पॉलिसी रेट मजीद हाई होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप ये टैक्सेस लगाएंगे नए और जो पेट्रोलियम प्राइसिंग है और बिजली की प्राइसिंग है उसको कैरी फॉरवर्ड आगे जो है कंज्यूमर पर फॉरवर्ड करेंगे, तो उसके इम्पैक्ट अफरात-ए-ज़र पर आएंगे, जिसके असरात जो है आपको अफरात-ए-ज़र के फिगर्स पे नजर आएंगे और वो फिर पॉलिसी रेट के लिए मजबूरी होगी उसको बढ़ाना। मगर इस वक्त दुनिया भर में जो पॉलिसी रेट है वो नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि लोग अपनी इकोनॉमी को सेटल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जब ये वन टाइम इंक्रीज आएगा तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये सेटलमेंट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आलमी मंडी में डॉलर की कीमत आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नजर आ रही है, मगर ये इतनी ज्यादा नहीं है कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। IMF
IMF से जब हमारा मुआहदा हो जाएगा तो वो जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। इन्वेस्टर देखते हैं कि जब IMF पाकिस्तान से पास आ गया तो जो मल्टीलेटरल दीगर एजेंसीज हैं वो भी IMF के पास बैठी हैं। पहले होता ये था पिछले दौरे हुकूमत में जब नून लीग थी तो वो पहले दोस्त मुल्कों के पास गई, दोस्त मुल्कों से उसने अपने रिजर्व को बिल्ड किया और फिर IMF के पास गई तो टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो नॉर्मल मिल रही थी या अच्छी मिल रही थी। अब जबकि हम अच्छा राजा साहब इसको लॉन्ग टर्म में आप कैसे देख रहे हैं कि सारे मामलात ठीक हो जाते हैं? ठीक से मेरी मुराद ये है कि कर्ज भी मिल जाते हैं, उसके बाद खजाना होता है कि आप खजाने में कुछ रकम होती है कि जिसकी बुनियाद पे आप मुल्क चला सकें। तो आप समझते हैं कि कैपेबिलिटी इतनी है कि चीज़ें लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म से मुराद 1-1.5 साल के अंदर चीज़ें इस हद तक बेहतर हो जाएंगी कि पॉलिटिकली हमें स्टेबल नज़र आएगा, मामला के मईशत को लेकर इत्तेहादी हुकूमत जो है इलेक्शन में जा सके? आपको लगता है कि इक़दाम उस तरफ जा रहे हैं अगर IMF और तमाम चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो? देखिए, दो बातें नजर आ रही हैं। एक ये कि रूस और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तवील होता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद से जो ऑयल मार्केट है वो भी अपने आप को कूल डाउन कर रही है क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी यूक्रेन से आगे नहीं बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि कोरोना के बाद से जो ड्रिलिंग थी वो कम हो गई थी, ऑयल और रिफाइनरीज की कैपेसिटी भी कम हो गई थी। अब वो तमाम कैपेसिटीज जो है वापस आ रही हैं, ड्रिलिंग दोबारा वापस आ रही है, तो जो सप्लाई का इशू है ऑयल मार्केट में वो हमें बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जब ऑयल मार्केट और एनर्जी मार्केट स्टेबल होगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी नजर आएगी। मगर एक और बात भी जो नजर आ रही है वो ये है कि जो अभी इम्पैक्ट आ चुका है उसके बाद से दुनिया जो है वो स्लो डाउन की तरफ जा रही है। हम देख रहे हैं कि फेडरल रिजर्व मुसलसल जो है इत्तलात आ रही है कि फेडरल रिजर्व से जो है शरह सूद बढ़ाई जाएगी, जो नियर टू जीरो थी अब वो 0.75% पर आ गई है। इसने दुनिया को हिलाया है। अब अगर ये मजीद बढ़ती है तो पूरी दुनिया, अमेरिका जब स्लो डाउन होगा तो पूरी दुनिया स्लो डाउन होगी और चाइना भी स्लो डाउन होगा। तो ये अभी स्लो डाउन का एक स्नोबॉल इफेक्ट आ रहा है। चले, बहुत शुक्रिया राजा कामरान साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।